Hello everyone, I am Ankit. So today I will talk about some golden rules for the sociology optional. So if you are new to this optional or you have already prepared, then this video will help you a lot. Here I will talk about how you can prepare both paper in an integrative manner, and I will also give you live demonstration that how you can apply paper 1 का सोशियोलॉजिकल थीरीज, सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का कॉन्सेप्ट एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन पेपर 2 also. Okay, so here I will take the examples of the paper 2 topic, that is green revolution and new education policy. और इसमें मैं आपको सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव अप्लाई करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने पेपर 1 के नॉलेज बेस को यूज कर सकते हो एंड जीएस के नॉलेज बेस को यूज कर सकते हो सोशियोलॉजी के पेपर 2 के आंसर्स को लिखने में. ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन. सो फर्स्ट गोल्डन रूल्स इज द मेक वन सोर्स एज योर बेस सोर्स and don't follow the multiple sources, and this base source can be either your class notes or any good books that you are referring, and do some value addition in it from the Nitin Sangwan sir books or toppers copies and toppers notes. ठीक है, so this should be your resources. Your purpose should be to complete the syllabus and to develop the holistic understanding on the given syllabus. Okay, now second is develop good command over unit 2 4 5. ठीक है, पेपर 1 में जो ये 3 यूनिट हैं, these are the backbone of the whole sociology, और इन्हीं यूनिट को समझने में काफ़ी टाइम लगता है इनिशियली. सो देखोगे आप जब एस्पिरेंट सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टार्ट करता है तो उनको यूनिट 2 एंड यूनिट 4, इन 2 यूनिट में काफ़ी प्रॉब्लम आती है. ठीक है, एंड एट द सम टाइम दे वांट टू गिव अप दिस ऑप्शनल. सो इनिशियली इन्वेस्ट योर टाइम in this unit to develop your understanding. Okay, because these unit can be used in the whole sociology paper. अब देखो मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ. फॉर द एग्जांपल्स, अगर आप यूनिट 2 देखोगे सोशियोलॉजी एज ए साइंस, तो वहाँ पे टॉपिक है मेजर थ्योरेटिकल स्टैंड्स इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी. ठीक है, तो वेरियस सोशियोलॉजिकल थ्योरी हैं लाइक फंक्शनलिस्ट थ्योरी, मार्क्सिस्ट थ्योरी, बेवेरियन थ्योरी. ठीक है, फेमिनिस्ट थ्योरी, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट थ्योरी. ठीक है, ऐसे पेपर 2 में जाओगे तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी आप पढ़ोगे, और पेपर 1 के ही यूनिट 10 में आप पढ़ोगे डिपेंडेंसी थ्योरी. ठीक है, अब देखो अगर आपने इन थ्योरी पर एंड जो आपके 6 कोर थिंकर हैं यूनिट 4 में, इंक्लूडिंग कार्ल मार्क्स, वेबर, डर्कहाइम, और उसके बाद आर के मर्टन है, मीड है एंड टॉलकट पार्सन्स हैं. ठीक है, अगर आपने इन 6 कोर थिंकर पे एंड अपने यूनिट 2 के सोशियोलॉजिकल थ्योरी पे अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो आपको पेपर 2 के आंसर्स लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है, सो चलो देखते हैं 2 जीएस टाइप के क्वेश्चंस का एग्जांपल्स लेते हैं, और उसको जीएस में आंसर्स आप कैसे दोगे वो तो आपको पता होगा. ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप उसी जीएस टाइप के आंसर्स को किस तरह से सोशियोलॉजिकल आंसर्स लिख सकते हो बाय यूजिंग योर जीएस का नॉलेज. ओके, सो ग्रीन रिवोल्यूशन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी. तो अभी मैं ग्रीन रिवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ठीक है, अब देखो जब आप ग्रीन रिवोल्यूशन जीएस 3 में पढ़ते हो तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है ग्रीन रिवोल्यूशन की, कि ग्रीन रिवोल्यूशन का पर्पस था कि इंक्रीज इन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. और इसको कैसे इंक्रीज करना था, बाय यूजिंग द मैकेनाइजेशन, बाय यूजिंग द हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स. ठीक है, अब देखो ये हो गया आपकी जीएस में. अगर आपको इसी को सोशियोलॉजी में लिखना है तो किस तरह से लिख सकते हो. ग्रीन रिवोल्यूशंस की वजह से आपको क्या हुई, फूड सिक्योरिटी हुई. ठीक है, इंडिया में फेमाइन जो है वो रोकी. मींस ग्रीन रिवोल्यूशन वाज यूजफुल इन प्रिवेंटिंग द फेमाइन. ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जीएस की. ओके, अब देखो अगर फंक्शनलिस्ट थ्योरी आप पढ़ोगे तो वहाँ पे एक थिंकर्स हैं आर के मर्टन. ठीक है, तो वहाँ पे हम पढ़ते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लैटेंट फंक्शन. ठीक है, और फंक्शन के साथ साथ हम पढ़ते हैं डिसफंक्शन भी. ठीक है,
तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो फिर भी जो है आप इसको देखो, एंड जब आप एक बार थ्योरी पढ़ लेना फिर अगेन इस वीडियो को वॉच करना, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो मैनिफेस्ट फंक्शन एंड लैटेंट फंक्शंस आप आर्किमेटन में पढ़ोगे। अब इसको कैसे अप्लाई करोगे, तो देखो ग्रीन रिवोल्यूशन आप कह सकते हो कि ग्रीन रिवोल्यूशन परफॉर्म्ड अ मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड प्रिवेंटिंग फैमाइन, ठीक है। तो इसको आप मैनिफेस्ट फंक्शन में एग्जांपल्स दे सकते हो, ठीक है। अब इसका लैटेंट फंक्शंस क्या हुआ, क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशंस में क्या है, फर्टिलाइजर यूज करना था, हाई यील्ड वेराइटी सीड यूज करना था। तो जैसे फॉर द एग्जांपल्स यूरिया का यूज ज़्यादा होता है तो उससे क्या हो रहा है, सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। पेस्टिसाइड से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। तो इसको आप लिख सकते हो कि नहीं, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो लैटेंट डिसफंक्शन इसका होगा इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी ऑल्सो, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि ग्रीन रिवोल्यूशन परफॉर्म्ड अ मैनिफेस्ट फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी एंड प्रिवेंटिंग फैमाइन, and the latent dysfunctions include the ecological degradation and social inequality। अब ब्रैकेट में आप मर्टन लिख सकते हो, ठीक है, कि हमने वहां से ड्रॉ किया। अब ये आंसर सोशोलॉजिकल बन गया कि नहीं, ठीक है। सेम वे से हम मार्क्सिस्ट का एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो आप देखो जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट सबको नहीं मिला था। जो रिच फार्मर थे, जिनके पास लैंड होल्डिंग ज़्यादा थी, उनको जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट ज़्यादा हुआ, और जो मार्जिनल फार्मर थे एंड स्मॉल फार्मर थे उनको बेनिफिट उतना नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, बेनिफिट दोनों को सेम नहीं हुआ ना, तो इससे क्या हुआ, क्लास डिफरेंशिएशन हुआ। तो मार्क्स के टर्म में आप लिख सकते हो कि ग्रीन रिवोल्यूशन इंटेंसिफाइड द क्लास डिफरेंशिएशन इन द सोसाइटी, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो जो रिच पीजेंट थे, यानी जिनके पास लैंड होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा थी, उन्होंने क्या किया, सरप्लस प्रोडक्शन को एक्यूमुलेट कर लिया, ठीक है, दे एक्यूमुलेटेड द सरप्लस प्रोडक्शन। और जो स्मॉल फार्मर थे वो क्या हो गए, डेप्ट यानी कर्ज में डूब गए, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेस थे नहीं कि वो मशीन्स का यूज जो है अपने एग्रीकल्चर लैंड में कर पाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो देखो आप अपने कैसे जीएस के नॉलेज को और सोशोलॉजिकल थ्योरी के कीवर्ड को यूज करके आप सोशोलॉजिकल आंसर लिख रहे हो, ठीक है। अब देखो जब एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन बढ़ा तो उसके बाद क्या हुआ, वो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे भी आप इसको लिंक कर सकते हो मोड ऑफ प्रोडक्शंस को, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शंस में क्या हुआ, मूव हुआ अपना एग्रीकल्चर, और वहां पे लैंड एंड लेबर को कमोडिफाई कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव यूज कर सकते हो। उसके बाद जब आप वेबर को पढ़ते हो तो वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हो रेशनलाइजेशन, ठीक है। एंड वेबर का जब आप सोशल एक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो वहां पे एक टाइप होता है ज्वेक रेशनल एक्शन, ठीक है। तो अब देखो ग्रीन रिवोल्यूशंस को कैसे आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो इंट्रोडक्शंस हुआ था हाइल्ड वैरायटी सीड्स का और टेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो ये जो हाइल्ड वैरायटी सीड्स थी एंड टेक था, इससे क्या हुआ, आप कह सकते हो रेशनलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है, हुआ कि नहीं, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब देखो इससे क्या हुआ, इससे उनकी जो इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी हुई वो बढ़ गई, ठीक है। ये सारे कीवर्ड आप जब वेबर पढ़ोगे तो वहां पे है, तो इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी इंक्रीजेज ओवर द वैल्यू रेशनैलिटी, क्योंकि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग थी वहां पे मोस्टली वैल्यू का यूज किया जाता था इंस्टीड ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल रेशनैलिटी, ठीक है। तो इस तरह से आप वेबर के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। उसके बाद आते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। अब देखो ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी पढ़ोगे आप पेपर 2 में, ठीक है। तो आप मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में लिख सकते हो कि नहीं, कि ग्रीन रिवोल्यूशन प्रमोटेड द साइंटिफिक टेम्पर
मार्केट इंटीग्रेशन एंड इंस्ट्रूमेंटल क्रेडिट। ठीक है, फॉर द एग्जाम्पल जब मैकेनाइजेशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ से जो स्मॉल फार्मर थे एंड मार्जिनल फार्मर थे, उन्होंने भी फॉर द एग्जाम्पल ट्रैक्टर बाई करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो इन ट्रैक्टर्स के लिए लोन लेना स्टार्ट किया, जिससे क्या हुआ, इंस्ट्रूमेंटल क्रेडिट इमर्ज हुआ। ठीक है, अब देखो जब ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर से मॉडर्न वे ऑफ एग्रीकल्चर पे जाते हैं ना, तो इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ लीनियर डेवलपमेंट। ये आप मॉडर्नाइजेशन थियरी में पढ़ोगे। ठीक है, जब पेपर 2 पढ़ोगे। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो आता है आपका फेमिनिस्ट थियरी। ठीक है, अब देखो जो विलेज एरिया था या जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर थे, उनके एग्रीकल्चर लैंड में मोस्टली जो है वुमेन्स पार्टिसिपेट करती थी एग्रीकल्चरल वर्क के लिए। ठीक है, जब मैकेनाइजेशन नहीं था तब। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन से क्या हुआ कि मैकेनाइजेशन रिड्यूस द वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द एग्रीकल्चर प्रोसेस। ठीक है, अब जब वुमेन्स की पार्टिसिपेशन कम हुई तो उनकी जो इकोनॉमिक बार्गेनिंग पावर थी वो क्या हुई, उनके हाउस होल्ड में वो कम हो गई। तो इससे जो पैट्रियार्कल कंट्रोल था, पैट्रियार्कल कंट्रोल, ये क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। ठीक है, सो दिस वे फेमिनिस्ट लुक एट द ग्रीन रेवोल्यूशंस। ओके, अब देखो जब आप यूनिट 10 पढ़ोगे पेपर 1 में, ठीक है, पेपर 1 में आप जो है यूनिट 10 पढ़ना, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट होता है डिपेंडेंसी थ्योरी। ठीक, सो डिपेंडेंसी थ्योरी क्या बोलता है कि जो हाइल्ड वैरायटी सीड्स एंड हाइल्ड वैरायटी फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से जो फार्मर्स का रिलायंस था वो एमएनसीज पे बढ़ा। ठीक है, तो फार्मर्स क्या हुए, जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन से सीड्स के एंड फर्टिलाइजर्स के उन पे क्या हुए, डिपेंड हो गए। ठीक है, तो ये डिपेंडेंसी थ्योरी टॉक अबाउट दिस। ठीक है, अब देखो जब फार्मर के पास प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, अब इसको मार्केट में सेल करना है, तो ये क्या हुआ, एक्सपोर्ट करना हमने स्टार्ट किया, तो हमारी एक्सपोर्ट जो है डिफरेंट कंट्री में इंक्रीज हुई। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो एग्रीकल्चर था, इंडियन एग्रीकल्चर बीकेम लिंक्ड टू द ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है डिपेंडेंसी थ्योरी में, कोर पेरीफेरी। सो डिपेंडेंसी थियरिस्ट बोलते हैं कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन था ये रीइंफोर्स किया कोर पेरीफेरी डिपेंडेंसी। कोर पेरीफेरी डिपेंडेंसी क्या होता है कि देयर आर सम कंट्री विच आर इन कोर और कुछ पेरीफेरल कंट्री हैं। तो ये जो पेरीफेरल कंट्री हैं ये रिसोर्स के लिए कोर कंट्री पे डिपेंड है। ठीक है, इसको ऐसे एग्जांपल्स के साथ समझो। फॉर द एग्जांपल डिफेंस, तो डिफेंस के लिए क्या है, हम जो है इंडिया क्या है, पेरीफेरल कंट्री है। ठीक है, वी आर डिपेंड मोस्टली ऑन दी रशिया एंड यूएसए। तो रशिया एंड यूएसए क्या हो गए, कोर कंट्री हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, कोर एंड पेरीफेरल डिपेंडेंसी। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा जब यूनिट 10 आप पढ़ोगे डिटेल्स में। ठीक है, सो दिस वे यू कैन अप्लाई योर पेपर 1 का सोशोलॉजिकल नॉलेज टू एनालाइज एनी टॉपिक इन पेपर 2। ठीक है, देखो सेकेंड टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो अभी इसको मैं अलग जो है हेडिंग के साथ लिंक करके आपको समझाता हूँ। ठीक है, देन देखो कंसोलिडेट एवरीथिंग एट वन प्लेस। ठीक है, ऐसा ना हो कि आपने कुछ चैप्टर्स बुक 1 से पढ़ लिया, कुछ चैप्टर दूसरे बुक से पढ़ लिया, देन अदर बुक्स अदर नोट्स, तो आपको जो है रिवीजन करने में बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, सो कंसोलिडेट एट वन प्लेस मींस मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, अब ये नोट्स कैसे बनने चाहिए, नोट्स इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आप किसी बुक का नोट्स बना रहे हो, ठीक है, या किसी नोट्स का नोट्स बना रहे हो। समझ रहे हो आप, तो आपकी जो नोट्स का पैटर्न है वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिसाइड करेगा किस तरह से नोट्स बनेगा। इसका एग्जाम्पल जो है मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है, वहाँ पे मैंने एलिनेशंस का एग्जाम्पल दिया है कि कैसे पीवाईक्यू को रिफर करके नोट्स बना सकते हो, कॉमन सेंस का एग्जाम्पल दिया है, जीएच मीड का एग्जाम्पल दिया है, एंड एजुकेशन एंड सोशल चेंज का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने के बाद आप देख लेना। ठीक है, उसके बाद आता है नोट्स शुड लुक लाइक आंसर्स। ठीक है, ऐसे नोट्स मत बनाओ जो रिवीजन फ्रेंडली ना हो। ठीक है, इसको आंसर फॉर्मेट में बनाओ। तो सो इनिशियली मैं भी ये मिस्टेक किया था,
अभी देखो मेरे नोट्स, ये मेरे इनिशियल नोट्स थे कि मैं किसी बुक का जो है नोट्स बना रहा हूँ इस तरह से, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी बैड अप्रोच ऑफ मेकिंग नोट्स। इस ये नोट जो है काफ़ी रिवीजन फ्रेंडली था नहीं, एंड इसमें मैंने कुछ स्पेस भी नहीं छोड़े थे, ठीक है। तो आप जब नोट्स बनाना, A4 साइज पेपर में बनाना, एंड 2/3 में लिखना, 1/3 जो है आप स्पेस लेफ्ट कर देना, ठीक है। इसमें बाद में आप जो है वैल्यू एडिशन कर सकते हो फ्रॉम द टॉपर्स कॉपीज एंड फ्रॉम द टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो आप इस तरह से नोट्स मत बनाना। दिस वाज ए वेरी बैड अप्रोच ऑफ मेकिंग नोट्स, ठीक है। सो डोंट मेक दीज मिस्टेक्स। सो नोट्स आपको बनाना कैसे है, जो कि लेजिबल हो काफ़ी, ठीक है, जो रिवीजन फ्रेंडली हो। फॉर द एग्जाम्पल देखो, ये नोट्स है एम एल दुर्खेम का सोशल फैक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सोशल फैक्ट्स को डिफाइन कर दिया। देन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सोशल फैक्ट्स के, और ये जो नोट्स है ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेसिस पे है, ठीक है। तो प्रीवियस 10 ईयर्स में अगर कोई भी क्वेश्चन सोशल फैक्ट पे आया है तो उन क्वेश्चंस के आंसर्स इस नोट से दे सकते हो। तो प्रिपेयर नोट्स लाइक दिस। देन देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किया। तो टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट्स क्या हैं, देयर आर सम वेज टू एक्सप्लेन। उसके बाद हम रूल्स पढ़ते हैं सोशल फैक्ट्स के। देन रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस क्या हैं, उसके बाद क्रिटिकल इवैल्यूएशन। देखो कोई भी टॉपिक सोशियोलॉजी में है तो आप उसको जब तक क्रिटिकली इवैल्यूएट नहीं करोगे तब तक आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो क्रिटिकल इवैल्यूएशन में डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट, वेबर, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, उसके बाद मर्टन है, देन फेमिनिस्ट, नियो मार्क्सिस्ट एंड अदर थिंकर्स, ठीक है। तो ये देखो काफ़ी लेजिबल एंड काफ़ी रिवीजन फ्रेंडली नोट्स हैं जिसको आप जो एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मेक नोट्स लाइक दिस इज अ सैम्पल एंड यू मे हैव सम बेटर अप्रोच ऑल्सो, ठीक है, बट दिस वाज द माई अप्रोच। नेक्स्ट गोल्डन रूल्स इज द पेपर वन जो है आपका थिंकर हैवी है, ठीक है। इसमें काफ़ी थिंकर्स हैं। फॉर द एग्जाम्पल्स आपके 6 कोर थिंकर्स हैं एंड एटलीस्ट 6 सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव भी हैं, ठीक है। तो पेपर वन में आपकी टाइम थोड़ा पेपर टू के कंपेयर में आपको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो आपके साथ अगर ऐसा हो रहा हो कि पेपर वन को समझने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, सो डोंट वेरी, ये सबके साथ होता है, ठीक है। अब देखो पेपर वन में जो थिंकर्स हैं इसमें क्या है, आप मास्टर्स करो, मीन्स आप उसको अच्छे से समझो कि कोर थिंकर्स क्या बोलता है, ठीक है। अब कितने लोग यहाँ पे क्या मिस्टेक्स करते हैं कि वो रोट लर्निंग करने लगते हैं, ठीक है। आपको रोट लर्निंग नहीं करना है। डेवलप गुड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ओवर दी थिंकर्स। सो फॉर द एग्जाम्पल्स, अगर आपने मार्क्स पढ़ा, ठीक है, वेबर पढ़ा, मार्क्स और वेबर दोनों क्लास के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर आपने जो है उसका कंपैरिजन अच्छे से समझ लिया कि मार्क्स क्या बोलते हैं, वेबर क्या बोलते हैं, तब तो समझ लो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो गई, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो इस तरह से नोट्स बना सकते हो जिससे आपकी कंपैरिजन जो है एकदम अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, मार्क्स ऑन क्लास, वेबर ऑन क्लास। तो अगर आप इसको देखोगे इस पेज को, तो आपको यहाँ से ये काफ़ी विजिबल है कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जब आप दो थिंकर्स को पढ़ो ना, तो उसमें तीसरे थिंकर्स को लाओ, मीन्स रिलेट द अदर थिंकर्स विद द थिंकर्स जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें मार्क्स एंड वेबर पढ़ रहे थे हम क्लास के बारे में। देन हमने देखो यहाँ पे उल्रिक बेक का बात किया। तो इसी को बोलते हैं कि आप जो है पेपर को कनेक्ट करके पढ़ो, मीन्स डिफरेंट थिंकर्स को कनेक्ट करके पढ़ो, ठीक है। सो यहाँ देखो उल्रिक बेक को मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। देन जब आप कोई भी थिंकर्स पढ़ रहे हो तो सोचो कि क्या इसकी कोई रिलेवेंस है अभी प्रेजेंट सोसाइटी में या करंट के सिनेरियो में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आर के मर्टन का रेफरेंस ग्रुप थ्योरी हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसका क्या करंट रिलेवेंस है। अगर बोल दें हम कि जो है आप यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ को एनालाइज करो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ आर के मर्टन, तो क्या आप उसमें अप्लाई कर सकते हो रेफरेंस ग्रुप थ्योरी। सो थिंक अबाउट दैट, ठीक है। और इसी तरह से आप पढ़ो, ठीक है। एंड इंटरलिंकेजेस करो वेरियस थिंकर्स का, जैसे मैंने बताया आपको कि मार्क्स एंड वेबर ऑन क्लास बात किए हैं, तो किस तरह से उल्रिक बेक को
आपको वहां से लिंक करना है, ठीक है। उसके बाद देखो इंटरलिंक ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। तो जब भी आप प्रिपरेशन करो सोशियोलॉजी की, तो अपने माइंड में ये मत रखो कि पेपर 1 में मुझे ये लिखना है, पेपर 2 में ये लिखना है, ठीक है। पेपर 1 को आप जब लिखते हो तो वहाँ पे मोस्टली वेस्टर्न थिंकर्स के एग्जाम्पल्स देते हो, एग्जाम्पल्स अपना वेस्टर्न सोसाइटी का होता है। बट जब पेपर 2 हम लिखते हैं ना, तो उसमें पेपर 1 के थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव का यूज करो, बट एग्जाम्पल्स जो हैं उसको चेंज कर दो, ठीक है। मीन्स आप एग्जाम्पल्स पेपर 2 में इंडियन सोसाइटी से दो। समझ में आ गया? मीन्स पेपर 2 में आपको पेपर 1 की सोशोलॉजिकल थियरी का यूज करना है, बट एग्जाम्पल्स आपको कहाँ से देने हैं? इंडियन सोसाइटी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ कि किस तरह से पेपर 1 के कॉन्सेप्ट को यूज किया गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन मैंने समझा दिया कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव को आपने कैसे यूज करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड हम समझते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। बेसिक्स आपको पता है 5+3+3+4 जो भी है, ओकेशनल ट्रेनिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप जीएस में पढ़ते हो, मैं उसका एग्जाम्पल्स अभी यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं सोशियोलॉजिकल एनालिसिस क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। अब देखो यूनिट 5 में आप पढ़ते हो सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो इसको वहां से रिलेट करो कि एनईपी प्रमोट अपवर्ड मोबिलिटी फॉर द मार्जिनलाइज ग्रुप थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, ठीक है। इसी तरह से आप देखो इसको लिंक किया मॉडर्नाइजेशन थियरी से, कास्ट बेस्ड एक्सक्लूजन। तो ये क्या है? सोशियोलॉजिकल कीवर्ड है, ठीक है। सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन, ठीक। प्लूरलिस्ट मॉडल होता है, ये आप पेपर 1 में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्क्सिस्ट थ्योरी का यूज किया गया, क्लास डिवाइड, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने अभी बात की थी ना डिपेंडेंसी थियरिस्ट की, जो कि आप यूनिट 10 में पढ़ोगे, तो यहाँ पे वो भी बात किया गया है। उसके बाद फेमिनिस्ट अप्रोच की भी बात की गई है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल थियरी ये आप पढ़ोगे यूनिट 6 में, ठीक है। वर्क्स एंड इकोनॉमिक लाइफ वहाँ पे पढ़ते हैं ये, ठीक है। उसके बाद यूनिट 7 में आप पढ़ोगे इलीट थ्योरी ऑफ पावर। अब देखो यहाँ पे इलीट डोमिनेंस को भी अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट में जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहाँ से डाउनलोड करके एक बार पढ़ना, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजी जो टालकट पार्सन है, वहाँ का जो एजीआईएल फंक्शन है उसको भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। सो ट्राई टू यूज योर पेपर 1 का नॉलेज इन पेपर 2, ठीक है। उससे आप पे बर्डन कम होगा एंड पेपर 2 में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। सो दिस वाज द वे I applied my sociological knowledge of paper 1 in paper 2 and I prepared my sociology optional in an integrative way, ठीक है। सो बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो आई होप आपकी ये क्वेरी सॉल्व हो गई, ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर ऑप्शनल पेपर, you can ask the questions in the comment section, okay। So thank you so much and all the best for your preparation. Thank you.